बचपन से तमाम बाधाओं को पार करके पैरालंपिक में इस वर्ष पेरिस ओलंपिक में प्रवीण कुमार ने पूरे देश का नाम उस समय रोशन किया जब इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया हाई जंपिंग में। हमारे साथ हैं इस समय बातचीत करने के लिए। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया है 6 करोड़ की राशि द्वारा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। जी, धन्यवाद जी। हमने कहा कि बचपन से ही तमाम बाधाओं को पार करते हुए, तो बचपन के आपके जो थोड़े से अनुभव रहे हैं ना कष्टकारी वाले, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए डिसेबल पर्सन जो कि दिव्यांग जोन होते हैं, अगर आप उनको ऐसा देखा जाए कि यार उनको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो वो गलत है। उनकी फ़ाइट्स तो जन्म लेने के बाद से तुरंत स्टार्ट हो जाती है। जब उनको समाज में ऐसे ट्रीट किया जाए ना कि यार तू ये नहीं कर सकता है, उनको ताने मारे जाएँ, उनको नीचा दिखाया जाए, तो फिर उस चीज़ की अहमियत वो समझते हैं कि जो नॉर्मल लोगों को, जो एबल बॉडीज़ को सारी सम्मान जो आसानी से मिल रहा है, उस सम्मान का जो अहमियत है वो डिसेबल पर्सन समझता है। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे ही पल थे। जैसे अपने गाँव में खेलने के लिए लोग चले जाते थे, तो कोई क्रिकेट खेलने जाता था या फिर पार्टीज़ वगैरह में भी कहीं जाते थे, तो वो मुझे भूल जाते थे कि उनके माइंड में ये नहीं था कि हाँ प्रवीण भी है यार, उसको भी साथ में लेके जाना है, ये सारी चीज़ें करानी है। तो ये नहीं था कि कभी मुझे ऐसा होता है कि जिस इंसान को पता हो कि आप उस इंसान को ज़बरदस्ती छोड़ रहे हो, आप सबको लेके जा रहे हो, उसको ही क्यों छोड़ रहे हो? उसको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसके माइंड पे नहीं, पूरे दिल पे लगती हैं जाके, कि वो ये सोचता है कि यार मेरे साथ क्यों हुआ? फिर वो उस पछतावे में रहता है, यार ऐसी जीवन क्यों मिला अपने को, मतलब ऐसा क्यों था? और फिर आपको आपके आस-पास के लोग ऐसा बोलने लगे कि यार तू कुछ नहीं कर सकता है। तेरी लाइफ ये है कि अपना रेलवे में टीटी बन जाना, जॉब ऐसी लग जाएगी बस, और कुछ नहीं है। तो वैसे ही समाज पे बोझ है, ये सारी चीज़ें होने लगे, तो यार कैसा फ़ील होगा एक डिसेबल पर्सन को? उसकी भी भावनाएँ होती हैं, उसकी भी सोच होती है। अब उसको कुचला जाए और उसके सामने ही कुचला जाए, उसके फेस पे बोल दिया जाए, तो यार वो सारी चीज़ें दिल में इतनी चुभ जाती है ना कि फिर वो इंसान या तो हार जाएगा, टूट जाएगा। और उन सब चीज़ों से अगर उसने फ़ाइट कर ली, तो आप जो सोच भी नहीं सकते हो ना, वो आपको करके दिखाएगा। क्यों ऐसा, मतलब सामान्य तौर पर समाज में जो भी दिव्यांग हैं या किसी मतलब ऐसे डिसेबिलिटीज़ हैं, तो ज़्यादातर लोगों को ना सामान्य जीवन यापन से अब उनको से आपसे हमारी बातचीत हो रही है कि भोजन भी साथ में कर रहे हैं तो पता लगी अलग कर दिए हैं, खेल से अलग कर दिए हैं। इस तरीके की जो घटनाएँ होती हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे पास इस तरह का एक उदाहरण है इसको समझाने के लिए। जैसे आप 10 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए, उसमें से आप एक बंदे को वो सारी चीज़ें मत दीजिए जो आप 9 बंदों को दे रहे हैं। उस ग्रुप को आप एंजॉय करने दीजिए, उसकी हर एक मनोकामना जो भी वो चाहता है वो पूरा कीजिए, आप उसकी मत कीजिए। वो आप अगर उसको आप उन 9 लोगों से जो पूछेंगे, जो भी बात करेंगे, और उस एक एक इंसान से बात करना, तो वो उन सब चीज़ों को ना बहुत अच्छे से मैनेज भी कर पाएगा और समझेगा। क्योंकि उसे अहमियत पता है कि जो चीज़ें 9 लोगों को आसानी से मिल रही थी, उनको नहीं पता है कि वो उनको कोई क्या मिल रहा है। लेकिन उस एक इंसान को पता है कि हाँ यार, ये कितनी ज़रूरी है, कि हमारी लाइफ में इसका कितना महत्व रहता है, उस एक इंसान को पता रहता है। तो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट, उससे ज़्यादा हार्ड वर्किंग, उससे ज़्यादा फ़ोकस इंसान कोई नहीं होगा। वहीं से आपको मोटिवेशन मिलता है और आप वॉलीबॉल से शुरुआत करते हैं जी, जी। और उसके बाद फिर आप हाई जंपिंग में आते हैं। तो वॉलीबॉल से हाई जंपिंग के आने के बीच की क्या कहानी है? मैं अपने स्कूल में खेलता था, प्रज्ञान स्कूल में। तो 9th क्लास में एक स्पोर्ट डे हुआ था, फर्स्ट टाइम अपने स्कूल में हो रहा था, तो सभी लोग कम्पीट कर रहे थे। तो मुझे फ्रेंड सर्कल ने बोल दिया कि यार तू करके देख ले, क्योंकि मैं वॉलीबॉल खेलता तो मैं स्पाइकर था, डिफेंसर था उसमें। तो फिर उसके बाद मैंने उन सब के कहने पे फिर मैंने फैमिली को भी बोला, तो मैंने कम्पीट करके देख लिया, जिसमें मेरा नॉर्मल एबल बॉडीज़ के साथ ही कम्पीट किया था। जी। तो उनके साथ मेरा पहला गोल्ड लगा था अपने स्कूल गेम्स में। तो फिर मेरा मन हो गया कि यार एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं। तो फिर मैं उसमें कंटिन्यू करता हुआ चला गया, और फिर सारी चीज़ें जब अच्छी होती चली गई, तो फिर मैंने छोड़ा नहीं उसको, उसी को पकड़ के रखा, हाई जंप को ही पकड़ लिया फिर। पैरालंपिक के बारे में आपको कहाँ से पता चला ये कि आपको पैरालंपिक में जाना है या ओलंपिक में जाना है? ये थोड़ी सी कहानी हमको बताइए, क्योंकि हमें पता चला है बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एक गेम खेलने गया था 2000
18 में गया था, एक जिला स्तर का गेम था नोएडा। तो वहाँ पे मुझे अशोक सैनी सर मिले थे, जिन्होंने मेरे कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, जो अभी भी मेरे कोच हैं। हम 6 साल से साथ में हैं। और उनके बारे में बताया था कि ये पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग कराते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में जब मुझे बता दिया था, तो फिर मैंने अपना गूगल, यूट्यूब, मुझे आदत थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें अपना यूट्यूब, गूगल से सीखता था। तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया कि यार ये क्या होता है, पैरालंपिक्स क्या होता है, पैरा एथलीट्स क्या करते हैं। जब मैंने उसमें गेम्स देखे कि यार लोग उसमें कम्पीट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं अपने गेम्स में, तो उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया। फिर मैंने सर का भी देखा, अपने कोच साहब का, तो फिर मेरा मन हुआ कि यार सर से मिलते हैं, जाके बात करते हैं, सारी चीज़ें शायद मैं भी ऐसा करने लगूँ। फिर मैंने 26 अगस्त 2018 को मैं सर के पास आया। मैं अभी मेरे को याद है, मैं इवनिंग में पहुंचा था 5 o'clock। सर उस टाइम पे ट्रेनिंग करा रहे थे। तो फिर मैं उनके पास मिला, तो सर ने अच्छे से बात की। फिर सर ने बोला कि चलो आओ, तो आप क्या करते हो। फिर मैंने बताया सर मैं हाई जंप करता हूँ। सर ने बोला चलो ठीक है, देखते हैं। फिर मैंने सर से ट्रायल लिया, तो ट्रायल आधा ही हुआ था। तो सर ने जैसे सभी लोगों को बुलाना स्टार्ट कर दिया कि आ जाओ, मैं तुम सबको हाई जंप दिखाता हूँ, ये ऐसे करते हैं हाई जंप। तो वैसे मैं नॉर्मली देसी स्टाइल में करता था अपना। उसके बाद फिर मैंने 180 के आसपास ही पहुंचा था। तो सर ने फिर बंद करा दिया। वो सर मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे मेरे कोच साहब। तो फिर सर ने अब मुझे अपने पास रख लिया। और मुझे सभी पे तभी बोल दिया था कि तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो खाने पीने की या फिर कपड़े की या कोई भी इक्विपमेंट चाहिए या रहने की, वो सारी चीज़ें मैं ठीक करूँगा तेरी। मेरी फैमिली को, मेरे पापा जी आए थे, उनको बोल दिया था कि आप इसकी टेंशन मत लो, इसका भविष्य मैं बनाऊँगा, मैं देखूँगा सारी चीज़ें। तो तभी से मेरा 2018 में मैं स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे 2018 में अपनी पैरा एशियन गेम्स की टीम भी गई थी। तो सर ने बोला था कि एशियन गेम्स की टीम के जब मैं आ जाऊँ, एशियन गेम्स जा रहा हूँ अभी, तो 1 डेढ़ महीने बाद तो आना वापस, और फिर हम कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे अपना। तो मैं 17 अक्टूबर को 2018 में जवाहरलाल स्टेडियम वापस आया। फिर सर ने मुझे अपने ही फ्लैट पे रखा, सारी चीज़ें रखी, और खाने पीने का भी खुद ही इंतज़ाम किया। फिर मैं उन्हीं के साथ रहा 2018 में। और 2018 से अपना टोक्यो की जर्नी में भी हमने सिल्वर जीता दोनों ने साथ में। फिर एशियन गेम्स में भी अपना गोल्ड था। फिर अभी पेरिस पैरालंपिक्स में गोल्ड है। गोल्ड जीतने के बाद आपकी जो खुशी थी, क्या उस दौरान जो आप लोगों, आपके परिवार में इत्यादि बातचीत हुई, तो फिर वो कैसे देखते हैं आप जब वहाँ पे, मतलब एक तो होता ही है कि एथलीट या कोई भी खिलाड़ी है उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है, और आप फिर जाते हैं गोल्ड मेडल जीतते हैं, उसके बाद कि क्या कैसा लगता है? देखिए, आप जब आपका कोई भी लक्ष्य जब वो पूरा हो जाए, तो जो चीज़ें गलत भी थी ना, वो भी सही हो जाती हैं। हाँ, फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार ये अभी भी वैसा है या सब कुछ चेंज होगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को पा लिया है। जो आप बोलते थे, जो लोगों को बताते थे, वो सारी चीज़ें आपने कर ली हैं। चाहे उसके पीछे ताने मिलते हों आपको, स्ट्रगल आपका कैसा हो, या चुनौतियाँ कैसी हों, या आपके बारे में बुरा बोला जाता हो, आप वैसे उस चीज़ में बात नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मैं और मेरे कोच साहब बस अभी भी थैंक यू बोलते हैं सबको कि यार ताने मिले या फिर जो प्रॉब्लम्स थी हमने उसको सॉल्व किया। चुनौती भी थी, कोई हमारे पीठ पीछे कुछ बोलता था, कोई हमारे बारे में कंप्लेन कर देता था, तो ये प्रॉब्लम्स थी। लेकिन हमने कभी किसी का नाम नहीं लिया, ना ही हम किसी का नाम लेना चाहते हैं। हम उनको भी थैंक यू बोलते हैं कि अगर वो ताने ना मारते, ना हमारा रास्ता रोकते, तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते। उन्होंने हमें इतना मोटिवेट कर दिया कि हम अपनी जो छोटी प्रॉब्लम्स थी ना, उनसे हम आसानी से फ़ाइट कर लिए और उनसे जीत भी गए। तो उनको तो मैं थैंक यू बोलता हूँ। उसके बाद फिर आप गाँव गए, उन लोगों के बीच में गए जो आपको ताने मारते थे, उनका फिर व्यवहार कुछ परिवर्तन आया कि मतलब वही रहा? नहीं, उनका पूरा चेंज हो चुका था। जो मैं रेस्पेक्ट पहले देखना चाहता था, वो रेस्पेक्ट मुझे मिलने लगी थी। जो मैं टोक्यो पैरालंपिक्स को खेलने से पहले जो उनके माइंड में, अपने माइंड में सोचता था कि यार मुझे ये रेस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती है, एक जैसा दर्जा क्यों नहीं मिलता मुझे, अपने साथ क्यों नहीं खेलने लेके जाते हैं, जब पार्टी जो या बर्थडे पार्टी होती है बच्चों की, उसमें क्यों नहीं इनवाइट करते हैं मुझे, या फिर मुझे बहुत सारी चीज़ों से दूर क्यों रखा जाता है। वो सारी चीज़ें टोक्यो पैरालंपिक्स के बाद ही ठीक होने लगी कि लोगों के माइंड में मतलब एक सम्मान मुझे उनकी आंखों में दिखने लगा था कि हाँ, कि अब मुझे वो अपने साथ में कहीं ले जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है। आपको सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड भी पहले ही मिल चुका है। आज जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। अच्छी धनराशि है 6 करोड़ की, और उसके बाद नौकरी के लिए भी आपकी बातचीत हुई है। फिर अब आप
जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार खेलों के प्रति सरकार का रुझान कैसा है? देखिए 2016 में भी अपने यूपी का एक मेडल था पैरा ओलंपिक्स में, वरुण सिंह भाटी का, और उस टाइम पे उसे वो सम्मान नहीं मिला था जो अभी मिल रहा है। अपने टोक्यो में यूपी से 2 मेडल थे पैरा ओलंपिक्स में, एक सुभाष एलवाई जी का था, एक मेरा था, और उस टाइम पे भी योगी जी थे। तो चेंजेस तो आया था कि अपनी गवर्नमेंट ने अपने स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, स्पेशली पैरा एथलीट्स को। उनको सम्मान देना स्टार्ट किया, उनको एबल बॉडीज़ के साथ बिठा के साथ में सम्मान देना, उनकी तुलना उन्हीं के साथ करना। तो ये सबसे बड़ी बात है पैरा एथलीट्स के लिए कि उनको सम्मान दिया जा रहा है, और जिसके लिए मेरे कोच साहब ने 20 साल से मेहनत की है कि पैरा एथलीट्स को वैसा ही सम्मान मिले जैसे सभी को मिलता है। मेरे सतपाल सिंह को जो मेरे कोच हैं, वो 20 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराते हैं सभी पैरा एथलीट्स को। उनको भी ताने मिले थे, बोलते थे कि यार कैसे होगा, जो चेयर पुश करता है या ब्लाइंड एथलीट्स को ऐसे लेके जाता है, कुछ करियर नहीं है, एक तरह से गालियाँ ही बोल दो, गालियाँ ही बोलते थे। लेकिन वो सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, और उसमें मीडिया का भी हाथ रहा और अपनी गवर्नमेंट का भी हाथ रहा है। और स्पेशली अभी भी योगी जी ने बोला कि नशे से और अपने फ़ोन से दूर रखिए, जितना वर्क हो उतना ही काम करिए। तो ये दोनों चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं अगर आपको स्पोर्ट्स में अपना कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि स्पोर्ट्स में ऐसा है कि हर स्टेप पे आपको आसानी से नहीं मिलेगा। आप कंफर्ट जोन में रह के ये नहीं रह सकता कि आपको स्पोर्ट्स का लक्ष्य जो आपने रखा हुआ है कि ओलंपिक में मेडल जीतना है, ओलंपिक में गोल्ड लाना है, तो वो कंफर्ट जोन में कभी नहीं मिलेगा। आपके सामने ऐसी चुनौतियाँ रहेंगी जिनके सामने आपको लड़ना पड़ेगा, फ़ाइट करनी पड़ेगी, और फिर आपको ये बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं अभी और लड़ सकता हूँ और फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य पूरा करना है। और लक्ष्य आपके हर एक स्टेप पे चुनौती एक ना एक ऐसी रखेगा जो आपको ये बोलेगी कि तू मेरे से फाइट करेगा नहीं करेगा, तू मुझे हरा सकता है। अगर आप हर चुनौती को हराते जाओगे, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल की तरफ से हो, चाहे आपको दूसरे लोग जैसे अपने कभी समाज में ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं कि दूसरे जो जिसे देखते हैं उनकी तरफ फाइट करना होता है। फिर अपनी गवर्नमेंट ने सपोर्ट ऐसा किया कि वो सारी चीज़ें ईजी हो गई। फिर अपने को बस ये करना था कि हमें अपने चीज़ों पे ध्यान रखना था, उनको ठीक करके बस अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना था, और वही सब हमने किया था। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने ये प्रवीण कुमार जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, तो ये इन्होंने अपनी संघर्ष की कहानी, सफलता कहानी और उसके बाद की क्या स्थिति है वो PTC न्यूज़ से साझा की। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।